हुस्न नहीं तुम हुस्न का दरिया हो, हुस्न नहीं तुम हुस्न का दरिया हो, आई केमिस्ट्री तुम सबसे बढ़िया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के 10 बजकर लगभग 20 मिनट हो रहा है और मैं आपके लिए थर्ड वीडियो लेके आ रहा हूँ ऑफ द सेम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि अभी खत्म नहीं हो पाया। इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर हम थ्योरेटिकली खत्म कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास में 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। वो मैं अलग से लेके आऊंगा। 3 चैप्टर मतलब 3 दिन 4 दिन में हम इन सबके न्यूमेरिकल्स को खत्म कर लेंगे प्रॉपरली, थॉरोली। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, अभी थ्योरी तैयार करिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, है ना, ये 5 जो टॉपिक हैं, यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो गलती मत करिएगा बिल्कुल भी, और हल्के में तो लेना ही नहीं। जिसने हल्के में लिया केमिस्ट्री उसको लेके उड़ गई, फिर ये ध्यान रखिएगा। अगर तुमने थोड़ा सा भी नजरअंदाज किया तो केमिस्ट्री, बोलते हैं ना लोग, केमिस्ट्री बेवफा, रात भर पढ़ी और सुबह फिर सफा, है ना, तो फिर उड़ जाओगे, फिर ये समझे रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल सी। कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जिस कैपेसिटी से किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करती है, ईज मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये रेसिस्टेंट का रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, मतलब अपोजिट है। तो इसका फार्मूला हम बना सकते हैं, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, वेर r इज द रेसिस्टेंस। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं। और एक चीज बता दूं, याद आपको ही करना है। मैं कोई मतलब ऐसा कोई बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर नहीं बनाने वाला हूं, या नहीं बना पाऊंगा। हो सकता आगे बन जाए, बट अभी तो अवेलेबल नहीं है ना, ताकि हमारा माइंडसेट जो है आपके ब्रेन में शिफ्ट हो जाए और वो सिर्फ केमिस्ट्री को ही प्रोसेस करे, अदर चीजों को डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो पढ़ना आपको ही है, बताना मेरा काम है कि कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है ओम इनवर्स, या ये इसका जो सिंबल है वो आप बना सकते हो, या इसको बोलते हैं मोह, MHO, एंड द SI यूनिट इज सीमेंस। ठीक, दूसरा आ जाता है आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो, इसको रो बोलते हैं, या इसी को हम रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोथ आर सेम। होता क्या है? इट इज द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू L बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो क्या है, अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्ट हटाएंगे, यहाँ पे एक मुझे कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट आता है यहाँ पे रो। R इक्वल्स टू रो L बाई ए, वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ठीक है, अगर रो के टर्म्स में इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे तो हो जाएगा रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जिन्होंने फिजिक्स सही से पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में भी आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, शायद क्लास 10th में, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ, इस तरह के कुछ फॉर्मूले आपने फिजिक्स में भी पढ़े थे, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस वाले चैप्टर में, वायर वगैरह। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स। ठीक, ये सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूँ, रट लेनी है इधर। और अगर आप नहीं रट पाए तो आपके ये जो 2-3 नंबर है ये चूक जाएंगे, है ना। और अगर 2-2, 3-3 नंबर आपके छूटने लगे तो फिर मार्कशीट भी हाथ से छूट जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जी जान लड़ा दो, ये मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, जी जान लड़ा दो। और जिसने बिल्कुल पूरे साल नहीं पढ़ा है, मेरे पास बहुत सारे जानने वाले ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, पूरे साल हमको कुछ नहीं समझा या किसी को कुछ नहीं समझा। मैं एक बात बताऊं आपको ना, बोर्ड भी आपको कुछ नहीं समझेगा अगर आपने अब भी नहीं पढ़ा तो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हो सकता 100% स्कोर करें, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत करी है, तो भाई वो करेंगे यार, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट कम टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाई कप्पा। ये जो के है, थोड़ा सा इसकी टांग टेढ़ी है, इसको हम कप्पा बोलते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस।
है ना। तो आपने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कप्पा इक्वल्स टू हो गया 1/रो, और रो होता है R इंटू ए बाई एल। तो ये क्या हो जाएगा 1/R इंटू एल बाई ए। तो कप्पा इक्वल्स टू 1/R इंटू एल बाई ए। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, है ना। ये एक फॉर्मूला और बन जाता है। देखो 1/R जो है वो कंडक्टेंस है, यही तो आपने लिखा है C इक्वल्स टू 1/R। तो कप्पा इक्वल्स टू क्या हो गया कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए, और एल बाई ए जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल्स टू कंडक्टेंस मतलब C इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये फॉर्मूले सारे याद रखिएगा, यहाँ से थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन मिलेगा और न्यूमेरिकल भी मिलेगा। इसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा ई। इसको हम कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा ई। ठीक है ना। ये क्या होता है द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा की जो कंडक्टेंस होगी आयंस के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट मास आप निकालना जानते हो, है ना, तो उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला बन जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी। कप्पा क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और हम अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो लेमडा इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इन ग्राम इंटू ग्राम इक्विवेलेंट। एंड ऐसा यूनिट होगा एस मीटर इनवर्स, सॉरी एस मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये सारी चीजें रट लेनी है आपको, क्योंकि केमिस्ट्री अगर मैं सच बताऊं तो 50-60% केमिस्ट्री आपको याद करनी पड़ती है, इधर लिख लिख के और रोज पढ़ के, है ना। क्योंकि एक दिन में हम केमिस्ट्री को रट नहीं सकते, हम सिर्फ याद कर सकते हैं। और याद कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के, एक दिन नहीं 2-4 दिन लगातार, फिर सम गैप्स के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, सब्सक्राइब भी करके जाना है। Now come to the molar conductance. Molar conductance is represented by the symbol lambda m. ये होता क्या है the conductance of all the ions produced by 1 mole of electrolyte। मतलब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है, जो कंडक्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। इसका भी फॉर्मूला उसी तरह से हो जाता है lambda m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसा यूनिट हो जाएगा एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है भैया, 2-3 नंबर जो है आप गंवा के बैठोगे आगे। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टेंस। मतलब डाइल्यूशन पे इन सब चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो, डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, है ना, और डाइल्यूट करना सॉल्यूशन को, मतलब वॉल्यूम बढ़ा देना। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है ये डिक्रीज करती है डाइल्यूशन पे। ठीक है, जैसे आपने शरबत बनाया, मीठा हो गया तो मतलब कंसंट्रेटेड हो गया, पानी मिला दो तो इसका मतलब फीका हो गया तो डाइल्यूट हो गया। फीका होने का मतलब है कि उसमें शुगर के जो पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम जो कम हो गए। ठीक है ना। इन द सेम वे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे, है ना। और जब आप डाइल्यूशन कर दोगे, मतलब आप सॉल्वेंट और ऐड कर दिया आपने, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है डिक्रीज कर जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, जो भी है ये सारे 1-1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो पूछा जाता है वो ये है जो मैंने नोट लगा के लिखा है ना। आप भी नोट लगा के लिख लो, ठीक है। 500 वाला नोट लगाइएगा, उससे नीचे चलेगा नहीं। मोदी जी वाला 2000 का मत लगाना, है ना, क्योंकि वो खुद नहीं चला पाए तो तुम क्या चला पाओगे। चलिए छोड़ो, फालतू की बातें मजे करने के लिए बोल दिया। अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। दूसरा आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास में फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू कप्पा इनटू वी।
अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब आप डाइल्यूशन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन लगभग नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हाईली आयनाइजेबल होते हैं, वो ऑलरेडी डिसोसिएट हो जाते हैं। डाइल्यूशन से क्या होता है, सिर्फ वो आयंस जो है वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं, बस इतना सा ही फर्क होता है। इसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे कम फर्क पड़ता है ना, एज कंपेयर टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जब डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन या बोले तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगेंगे और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, है ना, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों ही बढ़ते हैं डाइल्यूशन करने पर। एक चीज और ध्यान रखो, जो आयंस हो सकते हैं वो मोनोवैलेंट भी हो सकते हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो, जिसपे चार्ज 1 हो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। डाईवैलेंट भी हो सकते हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। ट्राईवैलेंट भी हो सकते हैं। तो 1 मोल डाईवैलेंट आयंस हैव मोर कंडक्टेंस देन मोनोवैलेंट आयंस। मतलब ऐसे आयंस जिसपे डुअल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी देन द आयंस विच आर हैविंग 1 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट आपका आईआईटी या नीट के लिए है, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इज बेटर देन द मोलर कंडक्टेंस। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो मोलर कंडक्टेंस से बेटर होती है टू रिप्रेजेंट द कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, अपॉन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस टू द लेसर एक्सटेंट। मतलब जो लेवल होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस है वो ऑलरेडी फर्निश हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, फर्दर डिसोसिएशन उनमें नहीं होता है अपॉन डाइल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होता है और आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे मोबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। गेटिंग? बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर डिसोसिएशन बढ़ जाता है। जो अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स हैं वो डिसोसिएट होने लगते हैं, आयोनाइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस टू द लार्जर एक्सटेंट एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए, इसके बाद हम लोग आएंगे, एक हमारा लॉ है, मतलब हमारा नहीं है, कुलरॉस का है, इसको बोलते हैं कुलरॉस लॉ, ठीक है ना, तो उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बैटरीज पे, कॉमर्शियल सेल एंड बैटरीज, और उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। कुलरॉस लॉ कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछेगा तो 1 मार्क में पूछेगा। समटाइम क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट दे देता है और आपसे कहता है कि इसका इक्वेशन लिखिए, मतलब कुलरॉस लॉ की का फॉर्मूला लिखिए विद दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कुलरॉस लॉ कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है, ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब डाइल्यूशन कंप्लीट हो चुका है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट makes a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte and it is quite independent of the presence of other ion of electrolyte। मतलब जैसे NaCl लिया आपने या CH3 वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे CH3COOH लिया आपने, तो CH3COOH इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा, तो CH3COO माइनस का अपना कंट्रीब्यूशन होगा एंड दैट विल बी इंडिपेंडेंट टू H प्लस आयन, और H प्लस आयन का अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट टू दिस CH3COO माइनस। आंख में कुछ पड़ गया भाई, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3COOH, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस एसीटेट आयन एंड मोलर प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। इन द सेम वे अगर एल्यूमिनियम सल्फेट दिया होगा था आपको, ठीक है ना, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस क्या होता, 2, क्योंकि Al कितना है 2, तो 2 हम पहले लिखेंगे, फिर लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये छोटा लैम्डा है, ये बड़ा लैम्डा है, ठीक है ना। मोलर कंडक्टेंस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस आयन प्लस 3, क्योंकि सल्फेट आयन कितने हैं 3,
इनटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2- है। ध्यान रखिएगा ये गलत नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशंस पूछ लेता है आपसे 1 मार्क में। जैसे कहेगा कि एल्यूमिनियम सल्फेट फार्मूला आपको दे देगा, या हो सकता नेम ही आपको दे दे और कहे कि इससे कुलरॉस लॉ लिखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ कुलरॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, दैट विल बी ऑफ 1 मार्क। डेफिनेशन विल बी ऑफ 1 मार्क। और अगर क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, दैट विल बी ऑफ 2 मार्क। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एक कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या दे रखा है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl की दे रखी है, NaCl की दे रखी है, और सोडियम एसीटेट CH3COONa की दे रखी है। और आपसे पूछा है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? इक्वेशन बना लो। CH3COOH की जब NaCl के साथ में रिएक्शन कराओगे तो CH3COONa बनेगा और HCl बनेगा, है ना। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONa प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है ना। बुक में कुछ डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, बट वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आप इस तरह से इक्वेशन बना लो, फिर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं। देखो इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो आ गया 391 मोल इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है ना। अगर यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ गया, ये आपका एग्जाम्पल में NCERT में दिया हुआ है, ठीक है ना, दैट विल बी ऑफ 2 मार्क, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है अगर डेफिनेशन पूछता है, या इक्वेशन पूछता है, फॉर्म कोई सॉल्ट दे देगा उसके बेसिस पे, कोई इलेक्ट्रोलाइट दे देगा उसके बेसिस पे, वो भी 1 मार्क का आएगा। और या तो इस तरह का कोई न्यूमेरिकल पूछेगा, दैट विल बी ऑफ 2 मार्क। ध्यान रखिएगा। बैटरीज, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिलेटेड टू बैटरीज या कॉमर्शियल सेल आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं वो क्या है कि इस कॉमर्शियल सेल या बैटरीज में कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और एक बात और बताऊं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि बैटरी का पोटेंशियल कितना है, सेल का पोटेंशियल कितना है। आपसे पूछ सकता है कि कैथोड और एनोड, जो बैटरी आपने बनाई है उसमें कैथोड और एनोड किस चीज का बना हुआ है। आपसे पूछ सकता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उस सेल में आप कौन सा यूज कर रहे हो उसका नाम बताओ। आपसे पूछ सकता है रिएक्शंस एट कैथोड एंड रिएक्शंस एट एनोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, या राइट द ओवरऑल रिएक्शन या इक्वेशन ऑफ द सेल, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि रिएक्शंस ऑफ रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जब हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, और डिस्चार्ज होती है तो क्या रिएक्शन होती है ना। इसमें क्या है, अगर आपको एक पता है, रिचार्जिंग की पता है, तो अपोजिट हो जाएगी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। जो कैथोड होगा वो एनोड की तरह हो जाएगा, जो एनोड होगा वो कैथोड की तरह हो जाएगा। आपसे पूछेगा यूजेज, और ये यूजेज जो है ना कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ लेता है। आपको 6 सेल्स के नाम दे देगा, कहेगा इनके यूजेस बताओ, इनको हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो 3 मार्क्स में आते हैं, फिर फालतू का क्वेश्चन है, कौन सी बैटरी कहाँ पे यूज करते हो, ये सबको पता है यार, आपको भी पता है, लेकिन 60% 70% बच्चा ऐसा मिलता है, जब मैं कॉपी चेक करने जाता हूँ उनको नहीं पता होता है कि हम एसिड बैटरी को, सल्फ्यूरिक एसिड वाली बैटरी को, मतलब एसिड बैटरी को कहाँ पे यूज करते हैं, हम बटन सेल को कहाँ पे यूज करते हैं, हम निकल और कैडमियम बैटरी को कहाँ पे यूज करते हैं, हम लिथियम आयन बैटरी को कहाँ पे यूज करते हैं, हम फ्यूल सेल को कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं कि बैटरीज है क्या। बैटरीज क्या है, जब 2 या 2 से अधिक सेल्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो जो सीरीज बनती है उसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। बैटरी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी एंड द थर्ड वन इज फ्यूल सेल, ठीक है ना। इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनके यूजेस भी पढ़ेंगे। और एक बात गारंटी से लिख लो, एटलीस्ट 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, 9 मार्क्स जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिसाइड करती है आपके, कि अगर 9 नंबर आपको लेने हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज इट इज जितना बता रहा हूँ उतना आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज क्या है, नॉन रिचार्जेबल, ऐसी बैटरीज, ऐसे सेल्स जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। अब याद करो कौन कौन से सेल आपने यूज किया है जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते,
कैसे वो सेल जो आप रिमोट में यूज करते हो, जो आप टॉर्च में यूज करते हो, है ना, जो आप घड़ियों में यूज करते हो, वो सारे सेल्स कैसे होते हैं, नॉन रिचार्जेबल। तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे विल बी कैटेगराइज्ड इनटू द प्राइमरी बैटरीज, ठीक है ना। तो बैटरीज और सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड कॉल्ड एज द प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज में आपको दो सेल्स पढ़ने, एक तो ड्राई सेल पढ़ना है और दूसरा मरकरी सेल पढ़ना है। ड्राई सेल क्या होता है, ये निप्पन या समथिंग किसी का एवरेडी का सेल देखा होगा आपने, ठीक है ना। जो आप टॉर्च में यूज करते थे, जो पहले बड़ी वाली टॉर्चेस होती थी, या हम यूज करते हैं छोटे छोटे सेल्स जो रिमोट्स में पड़ते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं आपके ड्राई सेल, ठीक है ना। इसको इन्वेंट किया था जी लेक्लांचे ने, ठीक है। इसमें एनोड जिंक का बना होता है, कंटेनर होता है जिंक का, वो एनोड की तरह काम करता है। कार्बन की रॉड एक सेंटर में पड़ी होती है जो कैथोड की तरह काम करती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इट इज अ पेस्ट ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 का पेस्ट होता है। और साथ में कैथोड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन। ध्यान रखिएगा, ड्राई सेल कंप्लीट ड्राई नहीं होता, क्योंकि अगर ड्राई कंडीशन में होगा तो फिर वो सेल वर्क नहीं कर पाएगा, उसमें आयंस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पेस्ट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इस पे देखो रिएक्शन हमने क्या बताया था, क्या क्या चीजें याद करनी है। एनोड याद करना है किस चीज का बना है, कैथोड याद करना है किस चीज का बना है, इलेक्ट्रोलाइट हम ड्राई सेल में कौन सा यूज कर रहे हैं, ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना होता है 1.25 टू 1.5 वोल्ट, ठीक है। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक का बना हुआ है तो Zn विल चेंज टू Zn2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एनोड जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि जो सेल हैं आफ्टर यूज ऑफ सम टाइम दे गेट लीक्ड, ठीक। तो उनको लीक प्रूफ बनाने के लिए हम जिंक कंटेनर के ऊपर एक और मेटल की कोटिंग कर देते हैं, इनर्ट मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो सेल है वो लीक ना होने पाए। तो लीक प्रूफ बनाने के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है। और ये सारी चीजें 1 1 बाकी हैं। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, अमोनियम आयन और MnO2, ये रिडक्शन रिएक्शन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। MnO2 विल चेंज टू Mn2O3, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। MnO2 विल चेंज टू Mn2O3 प्लस अमोनिया गैस निकलती है और वाटर निकलता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। अब समस्या क्या है, ये जो एनोड की रिएक्शन है, जो कैथोड की रिएक्शन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। और याद कैसे होंगी, प्रैक्टिस से, लिख लिख के, आज से ही स्टार्ट कर दो। जितनी भी रिएक्शंस है, जितनी भी इनऑर्गेनिक पार्ट की रिएक्शंस हैं, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक को याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ रीजेंट याद रखो, कंपाउंड्स के फार्मूले आपको IUPAC के बेसिस पे पता हो जाते हैं और आसानी से कर ले जाते हो, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड वन, मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या होता है, सुनने वाली, कान में सुनने वाली जो मशीनें होती हैं, हियरिंग एड्स में ऐड करते हैं, यूज करते हैं, वॉचेस में ऐड करते हैं। मरकरी सेल्स यूज्ड इन हियरिंग एड्स, वॉचेस एंड द कैमरास, ठीक है ना। छोटे छोटे बटन टाइप के सेल्स आपने देखे होंगे, उनको मरकरी सेल्स बोलते हैं। उनमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO भरा होता है, और जब रिएक्शन होती है तो मरकरी रिलीज होता है, एंड मरकरी इज पॉइजनस इन नेचर, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे जो है, अगर वो सेल पा जाते हैं तो वो मुंह में डालते हैं, इवन मैंने बड़ों को भी देखा है, बट मरकरी पॉइजनस है और उसमें मरकरी है, तो अवॉइड करें, ठीक है। और सेल को यूज करने के बाद अगर सेल खराब हो गया है, किसी तरह से लीक हो गया है, तो उसको कंप्लीटली डिकम्पोज कर दे, ठीक। इसमें एनोड किस चीज का बना होगा, जिंक का बना होगा। कैथोड कार्बन का बना हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट मॉइस्ट मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिक्स्ड विद KOH, ये इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इसका पोटेंशियल कितना होता है 1.35 वोल्ट, ठीक। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा। ZnOH माइनस आयंस कहां से मिलेगा, KOH से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे HgO एक्सेप्ट कर लेगा, वाटर की प्रेजेंस में Hg में कन्वर्ट हो जाएगा 2OH माइनस, ठीक है। जब इसकी हम नेट रिजल्टेंट इक्वेशन देखते हैं तो आता है Zn प्लस HgO गिव्स आउट ZnO प्लस Hg। अब देखो इस रिजल्टिंग बोले तो ओवरऑल इक्वेशन में कोई भी आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मरकरी सेल है वो कभी खराब क्यों नहीं होती, मतलब वो लाइफ टाइम जो पोटेंशियल देता है 1.35 वोल्ट, वो लाइफ टाइम देता रहता है, ठीक है। तो आप रीजन क्या बताओगे कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, जो नेट इक्वेशन है, उसमें आयंस का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनी स्पीसीज एज द रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन हुज कंसंट्रेशन में चेंज। मतलब रिएक्शन में कोई आयन ही नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, है ना। तो जब कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है, दिस सेल गिव्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ, ठीक। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 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 सारे जो है क्वेश्चन कैसे हैं 1 1 मार्क के,
ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको सिर्फ पढ़ा दिया, क्वेश्चन नहीं बताया। मैं हर चीज बता रहा हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाएगा, और 1 ही नंबर का पूछा जाता है यार। क्या हो गया सेकेंडरी सेल्स का मतलब? ऐसी सेल्स जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब डिस्चार्ज हो जाने के बाद हम एक्सटर्नल पोटेंशियल देके उनको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, मतलब जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज द गैल्वेनिक सेल। ठीक। और जब बैटरी रिचार्ज हो रही होगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है ना। तो सेल्स विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी बैटरीज। इसमें जो सबसे ज्यादा, या बोले तो जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, अगर सेकेंडरी बैटरी आएगा तो यही आएगा, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। लेड एसिड स्टोरेज बैटरी कहाँ पे यूज करते हैं? इन्वर्टर्स में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, मतलब कार्स में, ट्रक्स में वगैरह, बसेस में यूज करते हैं। ठीक है। इन्वर्टर्स में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? ये सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसमें 4 सेल, 6 सेल, मोस्टली 6 सेल या 3 सेल्स को हम कंबाइन कर देते हैं आपस में, और एक सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 2 वोल्ट। ठीक है ना। तो अगर आपने 3 सेल कंबाइन करी है तो 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, और अगर आपने 6 सेल्स कंबाइन करी है देन यू विल गेट अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक। दूसरा, इसमें एनोड किस चीज का बना होता है? लेड का बना होता है, लेड फिल्ड विद फाइनली डिवाइडेड स्पंजी लेड। ठीक। कैथोड बना होगा ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो कैथोड है वो PbO2 का बना है, और जो एनोड है वो कैसे किसका बना है? लेड का बना हुआ है। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं 38% बाई मास। ठीक। जिसकी डेंसिटी होनी चाहिए कितनी? 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गेटिंग? अब देखो, इसमें दो तरह की क्योंकि ये रिचार्ज भी हो सकती है, तो इसमें दो तरह की रिएक्शन होगी, रिचार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की। तो ये आपसे पूछ लेता है कि रिचार्जिंग की रिएक्शन लिखो या डिस्चार्जिंग की रिएक्शन लिखो। तो देखो, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन क्या है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो PbSO4 2 माइनस मिलकर बना देगा PbSO4 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे लेड ऑक्साइड सल्फेट आयन 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा लेड सल्फेट प्लस 2H2। जब हम इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। कैथोड की रिएक्शन अलग से याद करनी पड़ेगी, एनोड की रिएक्शन अलग से याद करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर दोनों रिएक्शंस आपको याद होंगी तो आप कंबाइन कर सकोगे। और ध्यान रखिएगा, इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, अगर बैलेंस नहीं होगी तब भी आपका मार्क कट जाएगा। ठीक। दूसरा देखो, ये तो डिस्चार्जिंग की हो गई। जब रिचार्ज हो रहा होगा, मतलब जब ये गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा होगा, तब क्या होगा? क्योंकि रिचार्जिंग में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और जब रिचार्ज कर रहे हैं तो वाटर कंज्यूम हो रहा है। ठीक। इसका मतलब हो गया कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन गिर जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। ठीक। और जब आप बैटरी रिचार्ज कर रहे होगे तो वाटर कंज्यूम हो रहा है ना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट आप लिए थे सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग में डिफरेंस क्या है? कोई खास डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आपको रिचार्ज डिस्चार्जिंग की इक्वेशन याद है तो आप रिचार्जिंग की इक्वेशन आराम से लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे ये एनोड था, यहाँ पे ये क्या है? कैथोड। अब रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है Pb प्लस SO4 2 माइनस गिव्स आउट PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन है। अब ये कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक। कैसी हो जाएगी? जो एनोड की रिएक्शन है डिस्चार्जिंग में, वो कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी रिचार्जिंग में। और दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट हो जाएगा, जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक। इतना ही करना होता है आपको। यहाँ पे देखो, हमने ले लिया PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे, ये प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। और ये पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको धोखा ना मिलने पाए। ऐसा ना हो किसी ने बता दिया हो कि अरे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये बहुत डिफिकल्ट पड़ जाती है, क्योंकि ये इन इक्वेशंस को याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इनको याद करने का एक ही तरीका है कि हम रोज लिखेंगे 10 12 15 दिन एग्जाम से पहले, और अभी अभी से स्टार्ट कर दीजिए एग्जाम से पहले, क्या थोड़े दिन तो एग्जाम के बच्चे। ठीक है। और आपको याद हो जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, और एक एक 2 2 नंबर मिलकर आप 100 तक पहुंचोगे। इसके बाद एक सेल बचता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फटाफट खत्म करते हैं और आपको बधाई देते हैं, आपके बेस्ट फ्यूल सेल। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फ्यूल सेल क्या होता है? नाम से ही पकड़ लो, ऐसा सेल जिसमें फ्यूल सप्लाई करते रहो और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहे, यही तो होगा फ्यूल सेल, है ना। नाम के बेसिस पे क्या है? इसमें देखो होता क्या है, दिस इज ऑफ 3 चैम्बर्ड सेल, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर एंड थर्ड चैम्बर।
ये जो 3 चैम्बर्स हैं बीच में इसमें क्या 2 इलेक्ट्रोड्स पड़े होते हैं एंड इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ पोरस कार्बन, मतलब कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स हैं सेंटर पे डाल दिए गए और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में KOH या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ पोरस कार्बन। कैटलिस्ट देखो पोरस कार्बन है तो इसके जो पोर्स होंगे, जो इलेक्ट्रोड है दैट इज मेड अप ऑफ पोरस कार्बन, और जो पोर्स हैं दैट इज इनकॉर्पोरेटेड विद द कैटलिस्ट प्लैटिनम और पैलेडियम, मतलब उन पोर्स में कैटलिस्ट की तरह प्लैटिनम और पैलेडियम भरा होता है। और इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं NaOH या KOH। ठीक है ना, डेफिनेशन तो आपको पता ही है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इक्वेशन पूछेगा तो 1 नंबर की पूछेगा, अगर इसमें से कुछ पूछेगा तो 1 नंबर का पूछेगा। ठीक है ना, और एक लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, बहुत बार पूछा जाता है, लगातार आप समझ लो हर बार आ ही जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन 4OH- के साथ में रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन वाटर के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके 4OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम कंप्लीट इक्वेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शंस आपसे पूछेगा, राइट द रिएक्शंस ऑफ फ्यूल सेल एट कैथोड एंड एनोड। ठीक, तो यही इक्वेशंस आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन एग्जामिनर को भी पता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन तो हर बच्चे को पता होगा 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O, तो वो नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है लिखो, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है लिखो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखो एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। एडवांटेज क्या है कि ये लगातार वर्क कर सकते हैं, कब तक, जब तक इसमें आप फ्यूल पास करते रहो। ठीक, मतलब लॉन्गर समय तक वर्क कर सकते हैं, इसका मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी से दोनों से बेटर है। दूसरी चीज, डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं करते, वाटर बन रहा है, पानी बन रहा है, यूज करो। ठीक है ना, एंड दे आर ऑफ हाई इफिशियंसी, इनकी जो इफिशियंसी होती है वो 60 to 70% तक की होती है। ठीक है, समझ पाया? तो इस तरह से आपका, अच्छा इसको यूज कहां कहां पे करोगे, स्पेस प्रोग्राम्स में। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी तक आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज 3rd डे कंप्लीट हो रहा है और अभी मेरे 2 चैप्टर्स हुए। 3 चैप्टर्स हो जाने चाहिए थे, 1 चैप्टर पर डे का टारगेट था मेरा, मैं किन्हीं कारणों से चूक गया, मुझे बाहर जाना पड़ गया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कल मतलब 4th डे के दिन आपको एटलीस्ट 3rd चैप्टर मतलब केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट वीडियो मिल जाए। समझ पा रहे हैं? मैं कोशिश करता हूं और आप भी कोशिश करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, आप अपना मनोबल बढ़ाएं और सब्सक्राइब और लाइक करके मेरा भी मनोबल बढ़ाते रहें।